हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं वह यूजीसी नेट, यूपी हायर एजुकेशन और डीएसएसबी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बातचीत करूँगा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत कब हुई, उसके कौन प्रमुख चिंतक हैं, उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएँ कौन सी हैं। कई बार जब पाश्चात्य काव्यशास्त्र छात्र पढ़ने जाता है तो उसके सामने एक समस्या आ जाती है कि जितनी भी किताबें मार्केट में मिलती हैं वो उनकी जो भाषा शैली होती है काफ़ी कठिन होती है, उसको आसानी से कैसे समझा जाए। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मेरी ये कोशिश है कि इस लेक्चर में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र को काफ़ी आसानी से समझें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स भी करेंगे और अगर समझ में आ गया तो भी आप कमेंट्स करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कमेंट्स कम आ रहा है, क्योंकि कमेंट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बात ठीक से संप्रेषित हुई है। तो आइए देखते हैं टॉपिक पर कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र क्या है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र को हम अगर देखें तो ये काव्यशास्त्र ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय काव्यशास्त्र पर हमने विचार किया था कि भारतीय काव्यशास्त्र में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के आचार्य उसमें शामिल थे। उसी तरह से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पश्चिमी देशों के, यहाँ पर पश्चिमी शब्द न लिखकर पाश्चात्य लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पश्चिमी देशों के जितने भी चिंतक हैं जिन्होंने काव्य संबंधी चिंतन किया है उन्हीं का अध्ययन पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, इसको कई बार पाश्चात्य साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। और कई बार तो इसको चिंतन भी कहा जाता है, पाश्चात्य चिंतन। मार्केट में एक किताब देखेंगे आप, पाश्चात्य चिंतन, कुसुम वाठिया और निर्मला जैन द्वारा संपादित की गई है। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र देवेंद्र शर्मा की किताब है। इसी तरीके से पाश्चात्य काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र की किताब है। एक किताब राजस्थान ग्रंथ अकादमी से है, भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर की। तो यही 3-4 किताबें हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ किताबें ठीक हैं, कुछ किताब जो है भाषा शैली की दृष्टिकोण से काफ़ी कठिन है, जो कि छात्रों के सामने एक चुनौती पेश करते हैं। और इस लेक्चर में मेरी कोशिश है कि ये आपको चुनौती न लगे बल्कि आपकी रुचि बढ़ जाए पाश्चात्य काव्यशास्त्र में। तो आप इसको कमेंट्स कर भी बताइएगा। और ये तो मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ अभी बतला रहा था कि ये क्या है। इसको कई बार यूरोपीय साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी देश जो है वो यूरोप है। यूरोप के जितने भी चिंतक रहे हैं वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो मोटे तौर पर जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखा जाए कि इस काव्यशास्त्र में कौन कौन से चिंतक शामिल हैं और वो किन किन देशों के हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो फार्मूला के माध्यम से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने फार्मूला बनाया है पाल। ठीक, पाल जो हैं ये सब यूनान के हैं। अब इसमें पाल में कौन कौन है, पहले हैं प्लेटो, दूसरे हैं अरस्तु, तीसरे हैं लोनजाइनस। अब आपको मेरी बात धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी और थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इनका संबंध कहाँ से है, यूनान से है। जब भी एग्जाम में आएगा कि प्लेटो कहाँ के थे, अरस्तु कहाँ के थे या फिर लोनजाइनस कहाँ के थे, तो आपका आंसर होगा यूनान। तुरंत दिमाग में आपको ये बात आ जानी चाहिए। यूनान का दूसरा नाम है ग्रीक और इसकी जो राजधानी है वो है एथेंस। मतलब पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर जब चिंतन शुरू हुआ था लगभग 5वीं शती ईसा पूर्व के आसपास में, तो इसका जो केंद्र था वो यूनान था। फिर आगे जो इसमें चिंतक शामिल हुए, मैंने फार्मूला बनाया विक्की। ठीक, विक्की का मतलब वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और आई.ए. रिचर्ड्स। इनका जो संबंध है वो है इंग्लैंड से। 3 यूनान के थे और 3 इंग्लैंड के हो गए। तो आपको दिमाग में थोड़ा सा ये बन रहा होगा कि यूरोप के किन किन देशों के चिंतक इसमें शामिल हैं। अगला जो है वो है के फॉर क्रोचे। क्रोचे का संबंध इटली से था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। और ई फॉर इलियट, इलियट का संबंध था अमेरिका से। तो मोटे तौर पर पाश्चात्य काव्य चिंतन में जो चिंतक हैं
उनका आपको रूपरेखा एक बन गया होगा कि यूनान, इंग्लैंड, इटली और अमेरिका के ज़्यादातर विद्वान इसमें शामिल रहे हैं। यही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत चिंतकों का एक भौगोलिक परिचय आपके साथ। ठीक है, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब यूनान इसका केंद्र था तो उस समय पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कौन कौन से सिद्धांत चल रहे थे। खासतौर से हम देखेंगे कि प्लेटो सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र को के चिंतन को विधिवत तरीके से शुरू किया था प्लेटो ने। प्लेटो के पहले क्या स्थिति थी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्लेटो तुरंत तो सिद्धांत देना शुरू नहीं करेंगे, इनको भी कहीं ना कहीं कोई क्लू मिला होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ परंपरा से मिलती है, उस परंपरा के में ही कुछ शोध होते हैं और नए विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लेटो के पूर्व जो चिंतन चल रहा था यूनान में, तो पहला था प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा था अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा था विरेचन का सिद्धांत। ठीक, अब प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत, तीन सिद्धांत थे जो कि प्लेटो के पूर्व प्रचलित थे। उनमें से प्रेरणा का सिद्धांत को हम दैवी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें ये माना जाता था कि जो भी कवि है या कलाकार है वो दैवी कृपा के कारण ही उसके अंदर वो प्रतिभा आई हुई है। अगर दैवी कृपा नहीं रहेगी तो वो कवि नहीं बन सकता है। दैवी कृपा की वजह से ही उसके अंदर कविता का भाव उत्पन्न हो रहा है, शब्दों का वो चयन कर रहा है, शब्दों को चयन करने में उसकी क्षमता या फिर उसका कौशल का विकास हो रहा है। ठीक है, वो दैवी कृपा की वजह से हो रही है। बाद में अनुकरण सिद्धांत आया जिस पर कि प्लेटो ने भी बात किया और अरस्तु ने भी विचार किया था। इसमें हम दोनों में थोड़ा सा अंतर भी देखने की कोशिश करेंगे। अनुकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नकल, लेकिन यहाँ पर ये देखने की कोशिश की गई कि ये नहीं लिखा गया कि नकल का सिद्धांत, ये दिया गया अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि जो भी ट्रांसलेट किया गया वो अनुकरण शब्द ज़्यादा तार्किक लगा। ठीक है, तो समझने के लिए इसको आप नकल अपने दिमाग में रख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का अनुकरण करना या फिर उसका नकल करना। यहाँ पर विरेचन शब्द आया है क्योंकि इन्हीं शब्दों की वजह से पाश्चात्य काव्य शास्त्र थोड़ा कठिन हो जाता है। इन एक एक शब्द को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। विरेचन का मतलब होता है भावों का शुद्धिकरण। मैंने जब रस पढ़ाया था तो उस समय भाव के बारे में मैंने बताया था। भाव जो कि हमारे हृदय में रहते हैं, उसी का जो शुद्धिकरण जिस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है वो है विरेचन। खासतौर से इसमें करुण और भय, इन्हीं दोनों का शुद्धिकरण करने का प्रयास किया गया है और इसको चिकित्सा पद्धति के आधार पर चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। कई बार ये परीक्षा में सवाल आता है। मेरी पूरी कोशिश है कि इस लेक्चर के माध्यम से पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक जिस्ट तैयार किया जाए, इसका एक निचोड़ तैयार किया जाए, ताकि अगर परीक्षा में आपको कहीं से भी सवाल आए आप उसका आंसर लिख सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि आगे चलकर प्लेटो के बाद चलकर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किन किन साहित्य शास्त्र की दृष्टि पैदा हुई। ठीक है, साहित्यिक दृष्टि, तब बात जाकर और क्लियर हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि पहला है प्रत्ययवादी। ये भी शब्द पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत बार यूज किया जाता है कि फलां जो चिंतक है वो प्रत्ययवादी है। अब ये प्रत्ययवादी क्या है? प्रत्यय का मतलब होता है विचार, विचार। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कई बार अंग्रेजी वाला भी देखना पड़ता है, आइडियलिस्टिक। ठीक है, दूसरा है आत्मवादी। आत्मवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी का जब हम लिख रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो रही हैं। तीसरा है वस्तुवादी, वस्तुवादी जो है ऑब्जेक्टिव। ठीक, चौथा है अनुभववादी। वो क्या है? इम्पीरिकल। ठीक, तो आप कई बार जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चिंतकों के लिए लिखा रहेगा कि ये प्रत्ययवादी थे,
कुछ लोगों को लिखा रहेगा कि ये आत्मवादी थे, कुछ को लिखा रहेगा कि ये वस्तुवादी थे, कुछ चिंतकों को लिखेगा कि ये अनुभववादी थे। तो आप देखेंगे कि ये दृष्टियों का विकास हुआ था। ये एक दृष्टि है ये सबकी अलग अलग चिंतकों की। तो 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसमें किन किन देशों के जो चिंतक हैं शामिल हैं, ये क्लियर हो गया होगा। फिर प्लेटो के पहले की क्या स्थिति थी और प्लेटो के बाद किस तरीके से काव्यशास्त्रीय चिंतन आगे विकसित हुआ। ठीक है, अब हम कुल 9 चिंतकों को हमने आज इस लेक्चर में लिया हुआ है, जो कि आपके यूजीसी नेट के भी सिलेबस में शामिल हैं, यूपी हायर एजुकेशन के भी सिलेबस में शामिल हैं, और डीएसएसबी का तो सिलेबस दिया नहीं है, तो उसमें तो और रिस्क है, इसलिए आपको पूरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ कर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी में पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी सवाल आए हैं। तो जिनका सिलेबस दिया हुआ है उनके लिए तो अच्छा है, और जिनका सिलेबस नहीं दिया वो थोड़ा और घातक साबित हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र आसानी से समझ में आए। अभी तक जितना हमने बतलाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं, प्लेटो से चीज़ों को शुरू करते हैं। प्लेटो पहला नंबर पे जो विचारक हैं वो है प्लेटो। प्लेटो का संबंध यूनान से था, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है। प्लेटो क्या थे? प्रत्ययवादी थे। इस शब्द का भी मैंने प्रयोग कर दिया है और आपको इसका अर्थ भी बताया कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है? विचार। ठीक, प्लेटो जो थे वो थोड़ा सा एक हम बना रहे हैं, उसको आप लोग भी अब नोट्स करते जाइए। ये किसके शिष्य थे, ये पहले कई बार सवाल आ जाता है, और कई बार तो परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछ देता है कि कालक्रम के अनुसार इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सब जानना भी जरूरी है। प्लेटो जो थे ये सुकरात का शिष्य था। सुकरात का आप का लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सुकरात वही थे जिनको ये कहा गया कि इन्होंने युवाओं को भड़काया है, जिसके आरोप में इन्हें जहर देने की कोशिश की गई और इनको देश से निकाल भी दिया गया। ठीक है, ये है सुकरात। अब प्लेटो का जो ग्रंथ है, ग्रंथ कौन कौन सा है? कुछ इनका ग्रंथ प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2 ग्रंथों की ज़्यादातर चर्चा की जाती है। उसमें पहला ग्रंथ है इयोन। ठीक, इयोन में काव्य चिंतन किया गया है। और दूसरा जो इनका ग्रंथ है वो है रिपब्लिक। ये सब भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रिपब्लिक, इसका जो हिंदी अर्थ होगा गणतंत्र। ये 2 प्रमुख इनके ग्रंथ अब तक मिलते हैं। पहले में जिसमें कि काव्य चिंतन किया है प्लेटो ने, और दूसरे में इन्होंने रिपब्लिक। क्योंकि प्लेटो और अरस्तु यूनान के ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि सदियों में इस तरीके के व्यक्तित्व आते हैं। इन्होंने केवल काव्यशास्त्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी काम किया हुआ है। इन लोगों को कई क्षेत्रों का तो जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और ख़ास तौर से आप देखेंगे साइंस बैकग्राउंड के जो लोग होंगे वो जब साइंस पढ़ते रहे होंगे तो कई शब्दों का जो एक्सप्लेनेशन करना पड़ता रहा होगा, तो ये बताना, उसमें लोग बताते थे कि यूनानी शब्द ग्रीक लैटिन शब्द लिया गया है, इसकी व्याख्या होगी। जैसे बायोलॉजी है तब बायोस प्लस लॉगस प्लस ऐसे करके उसकी व्याख्या की जाती थी। ठीक है, तो वो सब ग्रीक से संबंधित था। वहीं से ये प्लेटो और अरस्तु थे। इन्होंने काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भी चिंतन किया, तो वही है। रिपब्लिक में इन्होंने एक वाक्य बोला है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दासता मृत्यु से भी भयावह है, मतलब गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। ये गणतंत्र रिपब्लिक में उन्होंने कहा है। और यौन में काव्य चिंतन। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत कौन सा है, इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया। ठीक, अनुकरण का सिद्धांत। प्लेटो का यह मानना था कि कोई भी कवि या कलाकार जो होता है वो अनुकरण का अनुकरण करता है, मतलब नकल का नकल। ये कई बार एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अनुकरण का अनुकरण, अनुकरण का अनुकरण मतलब नकल का नकल। ठीक, अनुकरण का अनुकरण, इसके अंतर्गत ये किया जाता है जैसे कि इन्होंने लिखा विचार, विचार, फिर वस्तु, फिर कला। इनका ये मानना था कि जो कला है वो अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है, सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है। 1, 2 और 3। ठीक है, यही कहने का मतलब है। कई बार एग्जाम में आ जाता है
कि कला को अनुकरण किसने कहा है, और किसने कहा है कि जो कला है वो सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है। तो ये सब प्लेटो ने कहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद प्लेटो ने काव्य का भेद भी किया। काव्य भेद किया, इन्होंने 3 काव्य भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? उसमें है पहला अनुकरणात्मक, दूसरा है वर्णनात्मक, और तीसरा है मिश्र। ठीक, अनुकरणात्मक के अंतर्गत क्या क्या इन्होंने शामिल किया है उसको हम देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि प्रहसन और दुखांतक इनको शामिल किया है। वर्णनात्मक में इन्होंने प्रगीत को शामिल किया है, और मिश्र में महाकाव्य। ठीक है, इस तरीके से आप देखें कि प्लेटो सुकरात का शिष्य था। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो इयोन और रिपब्लिक है, इसके बारे में मैंने बताया। और जिनका सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि कला अनुकरण का अनुकरण है, मतलब नकल का नकल है। जैसे इनके कहने का मतलब था कि किसी भी कलाकार के अंदर पहले विचार आता है, फिर वस्तु आती है, फिर वो तैयार करता है उसको। जैसे किसी के मन में आया कि उसे टेबल बनाना है, तो पहले उसके मन में विचार आएगा कि टेबल कैसे बनेगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो प्लेटो का आज विचार काफ़ी प्रासंगिक टाइप का लगता है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो कार हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसमें हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। मतलब कि पहले बनाने वाले के अंदर, जो कलाकार है उसके अंदर क्या आता है? विचार आता है। तो मैं टेबल का उदाहरण दे रहा था, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि किसी के अंदर विचार आया कि टेबल बनाना चाहिए। अब टेबल में क्या होगा? 4 पैर होंगे, उसी को टेबल कहा जाएगा। ऊपर से लकड़ी ऐसे फ्लैट होगी। तो ये विचार आया, अब उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो लकड़ी आएगी, फिर इसके बाद टेबल बन जाएगा। तो ये क्या हुआ कि पहले विचार आया, फिर वस्तु की तरफ गया, फिर इसके बाद वो वस्तु निर्मित हो गई। ठीक है, कला के रूप में निर्मित हो गई। तो ये क्या हो गया? अनुकरण का अनुकरण। यही ये कहने का प्रयास इन्होंने किया। और दूसरा इन्होंने दिया कि जो कला होती है वो अब सत्य से द्विगुनी दूरी पर होती है। ये कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अब इन्होंने काव्य का भेद भी कर दिया, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक दुखांतक वो किया है। आगे चलकर हम देखते हैं इनके साथी अरस्तु जो थे वो भी यूनान से संबंधित थे। उनका कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन से ग्रंथ हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अरस्तु, कई बार इनको अरिस्टोटल भी कहा जाता है। इनका भी संबंध यूनान से था। देखा जाए तो जो अरस्तु हैं ये किसके शिष्य हैं? ये हैं प्लेटो का शिष्य, प्लेटो का। इसके पहले जिन पर मैंने चर्चा की, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और ये गुरु थे सिकंदर का, वही सिकंदर महान, उनके गुरु थे अरस्तु। ठीक है, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, वैसे तो कहा जाता है कि इन्होंने कुल 400 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक, आप लोग कमेंट्स कर बताइए कि प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। अरस्तु ने 400 ग्रंथ लिखा है। अब उसमें से सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, जो मेन ग्रंथ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुल 3 ग्रंथ जो कि उपलब्ध हैं। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है पेरीपोएटिक्स, थोड़ा सा नाम इसका बड़ा टेढ़ा है, पेरीपोएटिक्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काव्य शास्त्र के बारे में चिंतन किया गया है। पेरीपोएटिक्स। दूसरी जो बुक है इनकी उसका नाम है तेखनेस रिटोरिकेस। इसमें भाषा शास्त्र की बात की गई है। और तीसरी जो पुस्तक है ये वसीयतनामा। ठीक है, इसमें दास्ता, जो दास प्रथा है उससे कैसे मुक्ति मिले, क्योंकि इनके जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने रिपब्लिक में लिखा था कि जो गुलामी है वो मृत्यु से भी भरा हुआ है। तो उसका प्रभाव अरस्तु पर भी पड़ा है,
इन्होंने काव्यशास्त्र पर विचार किया जिसका नाम है पेरिपोएटिकस, और दूसरी किताब है जो कि भाषा शास्त्र है जिसमें अध्ययन किया गया है, उसका नाम है टेक्निस रिटोरिकस, और वो दास प्रथा की मुक्ति संबंधी किताब लिखा वसीयतनामा। ठीक है, इनके जो प्रमुख सिद्धांत रहे हैं उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। प्रमुख सिद्धांतों में इन्होंने कुल 3 सिद्धांतों की चर्चा की है। पहला सिद्धांत जो है इनका अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वह है त्रासदी का सिद्धांत। कई बार इसको ट्रेजिडी भी कहा जाता है या फिर दुखांतक। ठीक, इस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तुरंत आप इसको ध्यान में रखिए। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है विरेचन का सिद्धांत। ठीक, आप देखेंगे कि अरस्तु ने कुछ ज़्यादा नया नहीं किया है, प्लेटो के कुछ शब्दों को लेकर इन्होंने सिद्धांतों को रख दिया है। प्लेटो ने भी अनुकरण पर विचार किया था और उनका ये कहना था कि जो अनुकरण है, जो कला है, वो अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। अरस्तु ने कहा कि नहीं, अनुकरण जो है वो साहित्य, वो सृजन है, वो नकल नहीं है बल्कि सृजन है। और जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है वैसे ही कवि या कलाकार अनुकर्ता के रूप में है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। इन्होंने अनुकरण को क्या कहा है? सृजन, सृजन की प्रक्रिया कहा। और दूसरा कहा इन्होंने कि कवि अनुकर्ता है। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है उसी तरीके से कवि भी अनुकरण के माध्यम से कविता लिखने की कोशिश करता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। तो उन्होंने खंडन किया है एक तरीके से अरस्तु की बातों को। ठीक है, आगे चलकर इन्होंने जो अरस्तु हैं अनुकरण सिद्धांत को देते समय इसका 3 भेद किया है। 3 भेद क्या कौन कौन से किया है इसको भी देखने की ज़रूरत है। 3 भेद किया। पहला है महाकाव्य, दूसरा है दुखांतक, ठीक है, और तीसरा है प्रहसन अनुकरण सिद्धांत में। तो उम्मीद है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। अब हम इनके त्रासदी के सिद्धांत पर देखते हैं कि वो क्या है। ट्रेजेडी पर अध्ययन करते हुए अरस्तु ने इसे 6 भागों में बांटा है। ठीक है, इसके 6 भेद किए हैं। कई बार ये परीक्षा में सवाल आता है कि कितने भेद किए हैं, और कई बार तो परीक्षा में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, और भेदों में से ही कई शब्द को ले लेता है। तो उसको हम देख लेते हैं। पहला इन्होंने लिखा है कथानक, ठीक, दूसरा चरित्र, तीसरा विचार, चौथा है पद योजना, 5वां है गीत, और 6वां है दृश्य। ठीक है, तो दुखांतक या ट्रेजेडी पर विचार करते हुए इसके 6 अंग माने हैं। इसको अंग भी कर सकते हैं। कौन कौन सा माना? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। तो अगर इसी संबंधित सवाल आ जाएगा कि दुखांतक में कौन नहीं शामिल है, या फिर दुखांतक में किन किन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बातचीत करते हुए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत पर जब विचार किया है तो वो क्या है? विरेचन सिद्धांत, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विरेचन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर होगा अरस्तु ने। विरेचन के सिद्धांत को कहा जाता है कि ये चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, ये चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। इसमें भावों का शुद्धिकरण किया जाता है, और वो कौन कौन से भाव हैं? तो करुण और भय, ये भाव हैं। अरस्तु ने विरेचन का केवल एक बार ही प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में, बस एक बार किया है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि विरेचन सिद्धांत क्या है, जिसमें भावों का शुद्धिकरण किया जाए। ये चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, कौन कौन से भाव हैं? तो 2 मुख्य रूप से हैं, करुण और भय। तो उम्मीद है कि अरस्तु का सिद्धांत और उसके ग्रंथ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ते समय एक चीज़ और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे आप
नोट कर लीजिए। कई बार कुछ शब्द पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैंने लिखा अनुकरण, ठीक है, तो एग्जाम में पूछ देता है कि मिमेसिस, ठीक है, मिमेसिस का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो होगा अनुकरण। इसी तरीके से मैंने लिखा विरेचन, विरेचन को बोला जाता है कैथारसिस, ठीक। इसी तरीके से एक शब्द है स्थिति विपर्य, स्थिति विपर्य, जिसको कहा जाता है पेरिपेतेइया, पेरिपेतेइया। क्योंकि ये सब यूनानी शब्द हैं इसलिए थोड़े से कठिन है, लेकिन परीक्षाओं में ये सब पूछ दिया जाता है कि विरेचन का यूनानी शब्द क्या होगा, कैथारसिस, अनुकरण का मिमेसिस और स्थिति विपर्य का पेरिपेतेइया, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आएगा तो आप हल कर लेंगे। आगे एक है भाव को क्या कहा जाता है, भाव को कहा जाता है पाथोस, और चरित्र को एथोस, ठीक। तो ये कई बार इसका अनुवाद पूछ लेता है, जो कि आपको जानना जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से अरस्तु के बारे में आपको पता चल गया कि ये प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे मैंने बता दिया 3 ग्रंथ, वैसे इन्होंने लिखने के लिए 400 ग्रंथ लिखा है इन्होंने, ठीक है। और इनके जो प्रमुख सिद्धांत रहे हैं, अनुकरण का सिद्धांत, इन्होंने प्लेटो का खंडन किया कि ये अनुकरण का अनुकरण नहीं है, मतलब कला अनुकरण का अनुकरण नहीं है, बल्कि वो एक सृजन की प्रक्रिया है। दूसरा, कवि की अनुकर्ता है अनुकरण। अगर प्लेटो ने कहा कि वो सत्य से 3 गुनी दूरी पर है, लेकिन अरस्तु ने कहा कि नहीं, ये कवि की अनुकर्ता है, कवि इसको अपने प्रतिभा में यूज करता है। इस तरीके से फिर इन्होंने विरेचन का सिद्धांत दिया। विरेचन को यूनानी में कैथारसिस कहा जाता है, जो कि भावों का शुद्धिकरण करता है, खासतौर से इसमें करुण भाव और भय, ये 2 भावों का शुद्धिकरण होता है इसमें, और ये चिकित्सा शास्त्र पद्धति पर आधारित है, ठीक है। तो ये अरस्तु का हो गया। हम अगले जो चिंतक हैं उन पर बातचीत करते हैं। उनका नाम है लोनजाइनस। लोनजाइनस, ये भी कहाँ से हैं, यूनान से। लोनजाइनस को लोंगिनुस भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इनका उच्चारण किया गया है। तो लोनजाइनस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको देखते हैं। ग्रंथ, उसका नाम है पेरीहुप्सुस, पेरीहुप्सुस, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है उदात्त का सिद्धांत, और इसको कई बार औदात्य भी लिख दिया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑन द सबलाइम। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑन द सबलाइम का जो अनुवाद है वो क्या है, उदात्त का सिद्धांत, या फिर इसको औदात्य भी कहा जाता है। लोंगिनुस यानी कि लोनजाइनस ने उदात्त के सिद्धांत पर विचार करते हुए इसके 5 तत्व माने। यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। 5 तत्व कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला इन्होंने माना है, पहला जो तत्व है, इन्होंने कहा कि उदात्त के सिद्धांत में महान विचारों की उद्भावना की क्षमता होनी चाहिए। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा उन्होंने दिया कि इसमें प्रबल एवं अंतः प्रेरक भाव होने चाहिए, ठीक है, अंतः प्रेरित भाव। तीसरा इन्होंने जो तत्व माना है वो है अलंकारों का समुचित प्रयोग, अलंकारों का समुचित प्रयोग, कि कहाँ पर अलंकार किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। चौथा इन्होंने जो तत्व माना है वो है भव्य पद योजना, भव्य पद योजना, ठीक। और 5वां इन्होंने माना कि रचना की गरिमा और उत्कर्ष, रचना की गरिमा
और उत्कर्ष। ये मुख्य 5 जो तत्व माने गए हैं उदात्त के यही हैं। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल एवं अंतःप्रेरित भाव, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना और रचना की गरिमा और उत्कर्ष। ये लोनजाइनस के अनुसार है। इसके अलावा 3 विरोधी तत्व भी माने गए हैं। जो उदात्त के 3 विरोधी तत्व वो कौन कौन से हैं, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक, पहला जो तत्व है उसका नाम है शब्दाडंबर। ठीक, दूसरा है भावाडंबर और तीसरा है बालिशता। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और मैं जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें रीतिकालीन जो आचार्य हैं उनका मूल्यांकन करते समय कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दाडंबर, भावाडंबर इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। तो जो लोनजाइनस हैं इन्होंने इसे उदात्त का विरोधी तत्व माना है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उदात्त के कितने तत्व माने हैं, उनकी संख्या 5 है, और उदात्त के विरोधी तत्व कितने माने हैं, उसकी संख्या 3 है। और लोनजाइनस का जो सिद्धांत है उदात्त का सिद्धांत है, और इनकी जो रचना का नाम है पेरीहुप्सुस। पेरीहुप्सुस खासतौर से भाषण शैली में लिखा गया है, भाषण पर आधारित है, और ये पत्र शैली में। ठीक है, तो ये इसकी खास विशेषता है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम अगला जो चिंतक हैं उन पर विचार कर लेते हैं। अगले चिंतक का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगले चिंतक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत के जो चिंतक थे वो सब यूनान के थे, अब ये कहाँ से आ गए, इंग्लैंड के। ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये मुख्य रूप से इंग्लैंड के थे और ये कवि थे, मूलतः कवि थे। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही इटली, फ्रांस और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जब 20 साल के थे तभी इटली, फ्रांस और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर लिए थे। ये जो कवि थे ये इनको प्रकृति बहुत प्यारी थी। प्रकृति मतलब नेचर से इनको काफ़ी प्रेम था। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी कवि हैं जिनका क्षेत्र पहाड़ी इलाका है वो प्रकृति से इनको प्यार होता है। जैसे आप सुमित्रानंदन पंत को देखेंगे, उनका संबंध उत्तराखंड से था। ठीक है, तो वो भी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ भी आल्प्स पर्वत इन सब की यात्रा की थी और उन्होंने प्रकृति का नज़ारा देखा और अपनी कविताओं में उसको शामिल करने का प्रयास किया। इसी बीच इनके एक मित्र बने जिनका नाम है कालरीज। ठीक, उन पर हम आगे विचार करेंगे, लेकिन अभी समझने की जरूरत है कि कालरीज और वर्ड्सवर्थ इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लिरिकल बैलेड्स किन 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, तो कालरीज और वर्ड्सवर्थ। इनका बहुत गहरा मित्र था वर्ड्सवर्थ का, ये भी इंग्लैंड के थे। लिरिकल ये 4 संस्करणों में है, 4 संस्करण है इसके, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इस ग्रंथ से माना जाता है कि जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन उसका ये घोषणा पत्र है। क्या है? घोषणा पत्र, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मैनिफेस्टो। तो लिरिकल बैलेट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन लोगों का ये क्या है? काव्य संग्रह। इन लोगों के संयुक्त प्रयास से लिरिकल बैलेट्स लिखा गया, जो 4 संस्करण में है, और इसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये आता है। अब देखा जाए जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनका सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत के बारे में हम ये बात कर लेते हैं। इन्होंने काव्य भाषा सिद्धांत दिया, काव्य भाषा सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का मानना यह था कि जो काव्य है, इन्होंने एक बहुत ही मशहूर
परिभाषा दी है। वो कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इनका जो कोटेशन है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है। दूसरा इन्होंने पॉइंट्स काव्य भाषा सिद्धांत में दिया कि जो कविता है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जब मैं काव्य दोष पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक बतलाया था कि जिसमें ग्रामीण बोलचाल का प्रयोग किया जाता है उसमें एक दोष पाया जाता है जिसको बोला जाता है ग्राम्यत्व दोष। लेकिन यहाँ पर वर्ड्सवर्थ अलग तरीके की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और अगला इन्होंने पॉइंट्स दिया कि काव्य और गद्य की भाषा एक होनी चाहिए। ठीक है, एक होनी चाहिए। जब भक्ति काल आप पढ़े होंगे तो उसमें पद्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। लेकिन यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का कहना है कि चाहे कविता हो चाहे गद्य हो, दोनों की भाषा एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने एक और ख़ास बात कही है कि काव्य और गद्य में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका होता है? छंद का अंतर होता है। तो ये इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि काव्य और गद्य में अंतर बताइए, मुख्य अंतर क्या होता है? तो वो है छंद का अंतर, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार। ठीक है। तो आपने मोटे तौर पर देखा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जो ये मूलतः कवि थे और 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इटली, फ्रांस, आल्प्स पर्वत आदि की यात्रा की, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताओं को लिखा। बाद में इनके एक मित्र मिले कालरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स नाम से एक काव्य संग्रह तैयार किया, जिसके 4 संस्करण अभी तक हुए हैं। इसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल आता है, इसको ध्यान में रखें। काव्य भाषा सिद्धांत देते समय जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने लिखा कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। और फिर इन्होंने कहा कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। और अगला पॉइंट्स उन्होंने कहा कि काव्य और गद्य में जो मूल अंतर है वो है छंद का अंतर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पता चल गया होगा। अब हम अगले जो चिंतक हैं उन पर बातचीत करते हैं। अगले जो चिंतक हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र ही हैं, कॉलरिज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनके मित्र के अलावा उनके में और क्या क्षमता थी। तो छठे में है कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक। इनका संबंध इंग्लैंड से था। इनके मित्र वर्ड्सवर्थ थे। और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो वर्ड्सवर्थ वाली आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इनका जो प्रमुख सिद्धांत रहा है, 2 सिद्धांतों पर इन्होंने ज़्यादा चर्चा की। पहला है कल्पना का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया फैंटेसी। ठीक। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है बायोग्राफी लिटरेरिया। ठीक है। बायोग्राफी लिटरेरिया। ये माना जाता है कि ये इसी रचना से स्वच्छंदतावाद का उदय हुआ। इसके पहले आपने देखा कि जो लिरिकल बैलेड्स था वो स्वच्छतावादी आंदोलन का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था। लेकिन उदय जो हुआ बायोग्राफी लिटरेरिया से हुआ कॉलरिज के। ठीक है। और ये माना जाता है कि जो कॉलरिज हैं
अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात किया था इन्होंने, कालरेज ने। ठीक है, लेकिन आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि कालरेज कहाँ के रहने वाले थे और उनका प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? कल्पना का सिद्धांत और फैंटेसी। कई बार परीक्षाओं में मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें ये रहता है। और इनका जो ग्रंथ है वो है बायोग्राफी लिटरेरिया, और इसका जो महत्व है कि स्वच्छंदतावाद का उदय हुआ है यहाँ से। ठीक है, जब आप छायावाद पढ़ते हैं तो उसके पहले जो है समय स्वच्छंदतावाद, इन सब पर विचार किया जाता है। इन्हीं लोगों का प्रभाव था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कालरेज के बारे में भी समझ गए होंगे। अगले जो चिंतक हैं उन पर हम बातचीत कर लेते हैं कि कौन है और उनका प्रमुख सिद्धांत क्या है। अगले जो चिंतक हैं वो हैं क्रोचे। वेनदाते क्रोचे इनका पूरा नाम है। इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? इटली से है। इटली के रहने वाले हैं। क्रोचे की जो प्रमुख रचना है ग्रंथ, उसका नाम है इस्थेटिका। इसको हिंदी में बोला जाता है सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये इनकी खास रचना है सौंदर्य शास्त्र। इसमें क्रोचे का जो मुख्य सिद्धांत है उसका नाम है अभिव्यंजनावाद। सिद्धांत का नाम है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है वह भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। ये भी कई बार एग्जाम में एक कथन आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इनके अभिव्यंजनावाद की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा कि जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है वो अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इनको मैं ARS लिख दे रहा हूँ, आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए। ठीक है, तो मोटे तौर पर जब क्रोचे पर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो इस्थेटिका, जिसको कि सौंदर्य शास्त्र भी कहा जाता है, और इनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यंजनावाद। और अभिव्यंजनावाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है, जो कि परीक्षा में आता है कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। ठीक है, तो इतना क्रोचे से संबंधित ही चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगले जो चिंतक हैं उनका नाम है T.S. इलियट। अब इसका फुल फॉर्म क्या है T.S. इलियट का? तो इसमें है थॉमस स्टर्न्स इलियट। कई बार ये पूरा नाम पूछ देता है, जिसकी जानकारी होनी जरूरी है। T.S. इलियट जो थे इनका संबंध था अमेरिका से इनका संबंध था। ये संपादक थे। इन्होंने संपादन किया था दी क्राइटेरियन नामक एक पत्रिका की। दी क्राइटेरियन। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था? द वेस्टलैंड नाम से एक रचना इनकी थी, द वेस्टलैंड। ठीक, इस पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कई बार सवाल पूछा जाता है। अब इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको देख लेते हैं। ग्रंथ में इनके हैं द सेक्रेट वुड। ठीक, दूसरा है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको याद रखने की जरूरत है। पहला जो रचना है द सेक्रेट वुड, दूसरा है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने लिखा ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसका ट्रांसलेशन होगा कि परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन काफ़ी कठिन लग रहा है, लेकिन इंग्लिश वाला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलकर अज्ञे ने इसी को आधार बनाते हुए रूढ़ि और मौलिकता नाम से एक निबंध लिखा है। ठीक है, रूढ़ि और मौलिकता। तो टी.एस. इलियट के ग्रंथ के बारे में आपको पता चल गया होगा, और भी बहुत सारा इन्होंने ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये ध्यान में रखिए कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने संपादन किया था द क्राइटेरियन पत्रिका का, नोबेल पुरस्कार मिला द वेस्टलैंड पे, और इनका प्रमुख ग्रंथ ये है। इनको नई समीक्षा का जनक भी कहा जाता है, नई समीक्षा का जनक। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछ लेता है। अब हम देखेंगे कि टी.एस. इलियट के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रमुख सिद्धांत जो कि महत्वपूर्ण है, इन्होंने मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों की चर्चा की है। प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांतों में है, पहला है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक, दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया परंपरा का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत दिया वस्तुनिष्ठ समीकरण। वस्तुनिष्ठ समीकरण, इनको याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये मिलाने वाले में आते हैं और कई बार डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। ठीक है, तो टी.एस. इलियट द्वारा दिए गए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां इनके समीक्षा या आलोचना से आ जाती हैं, जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसमें कि 2 पंक्तियों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इनका मानना था कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और स्रष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। टी.एस. इलियट का मानना था कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और स्रष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने जो कथन इनका आता है परीक्षा में ज़्यादातर कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। ये 2 कोटेशन हमेशा परीक्षा में आते हैं, इनको आप ध्यान में रखिए कि ये टी.एस. इलियट द्वारा कहा गया है। पहला है कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होता है उसमें भोक्ता और स्रष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होता है। और दूसरा उन्होंने दिया कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। ठीक है, तो ये सवाल आते हैं और उम्मीद है कि परीक्षा में आएंगे तो आप इसको सही कर देंगे। अगले जो चिंतक हैं और आखिरी चिंतक हैं उनका नाम है I.A. रिचर्ड। ठीक, इनका फुल फॉर्म है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुने होंगे, उन्हीं से मिलता जुलता है कि आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। ठीक है, इनका संबंध इंग्लैंड से था, मैंने बताया, आप इसको देखे भी होंगे, इंग्लैंड के रहने वाले थे ये। ठीक, इनके जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं वो थे प्रमुख ग्रंथों में है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी
क्रिटिसिज्म, ठीक है। दूसरा है इनका ग्रंथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक। और तीसरा अपने एक दोस्त के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था मीनिंग ऑफ मीनिंग, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ये पूछ लिया जाता है तो इसको आप ध्यान में रखिए कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है और द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसका ग्रंथ है। ये है आई ए रिचर्ड्स का। इनका जो प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत देख लिया जाए कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला इन्होंने सिद्धांत दिया मूल्य सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इनका संप्रेषण का सिद्धांत, ठीक। तीसरा सिद्धांत है काव्य भाषा संबंधी, ठीक है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया है, काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत किसने दिया है। इसके पहले काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत वर्ड्सवर्थ ने भी दिया था और इन्होंने भी दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, खासतौर से यही दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि आप इसको दिमाग में रखेंगे। इनकी जो प्रमुख कुछ स्थापनाएँ हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि जो आई ए रिचर्ड्स हैं इन्होंने आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा माना। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा माना इन्होंने, की शाखा कहा है। और इन्होंने कहा कि काव्यानुभूति और जीवनानुभूति पर्याय है। ये भी इनका एक कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काव्यानुभूति और जीवनानुभूति ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जहाँ पर टी.एस. इलियट का मानना यह था कि जो भी कलाकार है वो उतना ही अच्छा होगा जब उसका भोगा हुआ यथार्थ और उसकी रचना दोनों में स्पष्ट क्लियरिटी रहेगी। ऐसा नहीं लगे कि पता चल जाए, जैसे कि आपने शेखर की जीवनी पढ़ा होगा, उसमें ये कहा जाता है कि ये अज्ञेय की जीवनी है, उनकी आत्मकथा की तरह ही है, लेकिन वो बोलते कि नहीं स्वीकार करते हैं उसको। तो इसलिए कहा जाता है कि कलाकार टी.एस. इलियट के अनुसार कि जितना भोक्ता और सृष्टा के बीच में अंतर होगा, दूरा होगा वो रचना, वो कलाकार उतना ही उत्कृष्ट होगा। और दूसरा उन्होंने दिया था कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, मतलब कोई कविता लिख रहा है तो उसमें कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है कि फला कवि है, उसके व्यक्तित्व से आप तुरंत परिचित नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके व्यक्तित्व से क्या है, पलायन, उसको दूर करता है वो, ये है। लेकिन रिचर्ड्स क्या कर रहे हैं कि जो काव्य अनुभूति है और जीवन अनुभूति है ये एक दूसरे के पर्याय हैं, इन दोनों में अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अलग अलग चिंतकों ने अपनी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। तो हमने प्लेटो से लेकर आई ए रिचर्ड्स तक एक एक करके जो मेन पॉइंट्स थे उस पर विचार किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी जितनी भी कठिनाइयाँ रही होंगी, दुर्बलता रही होगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई होगी और एक आपके दिमाग में एक इसका रूप तैयार हुआ होगा कि जब दोबारा आप पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र किताबों में तो कई पॉइंट्स जो कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे और उस किताब में भी क्लियर हो जाएंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको एक रुचिकर विषय टाइप लगेगा। तो आप लोग कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और एक निवेदन और है कि हमारे साथ करीब 1700 लोग जुड़ चुके हैं और इन 1700 लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एक एक सब्सक्राइबर और जोड़ते हैं तो 1700 लोग और जुड़ जाएंगे तो संख्या 3000 से ऊपर चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भी थोड़ी गंभीरता से लेंगे। लेकिन पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि जो मैंने लेक्चर दिया आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।